बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी का लेक्चर नंबर 32 है। दिस वन इज अवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस कोर्स एंड इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑलरेडी लर्न वेल अबाउट दिस कोर्स। हमारे इस कोर्स में अच्छा टाइम गुजरा और हमने 32 लेक्चर की सीरीज जो हमने पूरी करनी थी एंड अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज अवर लास्ट लेक्चर एंड इंशाल्लाह आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका जो है वो मिड टर्म भी अच्छा हुआ होगा, आपके क्विजेस भी अच्छे हुए होंगे, आपके दोनों सेशंस भी अच्छे होंगे और आपकी ग्रेडिंग अब तक बहुत अच्छी रही होगी। अब आपका जो है फाइनल फेज है, अब आपने जो है वो पुश करना है खुद को, मोटिवेट रखना है खुद को और आपने जो है एंड रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा देना है। ठीक है, विश यू गुड लक फॉर योर फाइनल एग्जाम्स एंड वी शुड स्टार्ट अवर रिकैप। हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी, वी डिस्कस्ड अबाउट द 16 लेक्चर्स। हमने लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 16 तक जितना भी हमने कोर्स जो है वो कवर किया था, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड देयर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे लेक्चर नंबर 17 से लेके लेक्चर नंबर 13 तक। आई एम नॉट कवरिंग ऑल द कंटेंट्स बट जो मेजर कंटेंट थे, जो इंपॉर्टेंट हैं ज्यादा, आई ऑलरेडी पुट दोज कंटेंट इन माय स्लाइड्स। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनमें से जो भी एक मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको जरूर देखने हैं, वो मैंने अपने पॉइंट्स में डाले। अच्छा, इनका एक और मैं आपको चीज जो है वो बताता चलूं कि जो मेरे लास्ट लेक्चर था जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में तमाम रिवीजन की और जो ये लेक्चर है जिसमें हम आज अपने टॉपिक्स कवर करेंगे, ये तमाम के तमाम लेक्चर्स जो हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे आपको कि आप जो है मेजर टॉपिक्स जो हैं इनके ऊपर अपना फोकस रखें। जो सब टॉपिक्स हैं वो आप जरूर पढ़ें, आपकी लर्निंग के लिए, आपकी एक्टिविटीज के लिए, असाइनमेंट के लिए, क्विजेज के लिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको। बट जो आपकी फाइनल टर्म है, फाइनल टर्म को जो है वो आप इन 2 लेक्चर्स में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनको जो है आप ज्यादा फोकस करें तो इंशाल्लाह इट विल बी डन। ठीक है जी। हम बात करते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 17 में जो हम बात कर रहे थे कि हम जो है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम बात करते थे अपने पास मैनेजमेंट फंक्शंस की। तो मैनेजमेंट फंक्शंस में जो हमारा लेक्चर नंबर 17 था उसमें हमने बात की थी अबाउट द मार्केटिंग फंक्शंस। सो फॉर मार्केटिंग वी हैव 7 डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी कस्टमर एनालिसिस की कि आप जिस भी इंडस्ट्री में, जिस भी बिजनेस में आप हैं, आपको अपने कस्टमर का जो है एनालिसिस करना होगा। कस्टमर की जो नीड्स हैं वो तो ऑफ कोर्स आपको देखनी ही है और कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही आप अपना जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं, लेकिन आपको कुछ चीजें और देखनी है कि आप जिस मार्केट में हैं वहां पर जो आपका कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, उसका इनकम लेवल कितना है। ठीक है, इनकम लेवल उसका अगर अच्छा है तो आपका प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी है तो नो डाउट इट वॉज एक्सेप्टेबल, इट विल बी एक्सेप्टेबल, ऑफ कोर्स इन फ्यूचर भी वो आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। अगर अर्निंग पावर अच्छी नहीं है, कस्टमर की जो है इनकम लेवल लो है, तो आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वहां पर देंगे तो शायद उसकी एक्सेप्टेंस उतनी ना हो, क्योंकि कस्टमर जो है वो लो इनकम की वजह से जो है वो जो है प्राइस कॉन्शियस होगा। ठीक है, इनकम लो है तो प्राइस जो है वो लो चाहेगा कि उसको जो वो चीजें मिलें जो कि उसके पास जो है उसकी रेंज के अंदर हो, वो परचेज कर सके। तो इस तरह की मार्केट को आपको देखना होगा कि आप जो भी अपना प्रोडक्ट देने जा रहे हैं मार्केट में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द कस्टमर कि आपके पास कस्टमर है वो किस एज ग्रुप का है। ठीक है, जिस एज ग्रुप को आपने टारगेट किया है, जिस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, उनका इनकम लेवल कितना है। ठीक है, इनकम लेवल उनका अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान वी हैव चैन एक अच्छा बड़ा स्टोर सेटअप है, इट इज एक्सपेंसिव बट इट इज टारगेटिंग अ स्पेसिफिक मार्केट के पाकिस्तान में इस इनकम लेवल का ग्रुप भी है जो कि उससे जो है वो जाकर शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, बट हमारे पास और भी डिफरेंट तरह के ब्रांड्स हैं जो कि आपके पास मार्केट में अवेलेबल हैं और उनको लोग जो है वो परचेज करते हैं। बट स्टिल कस्टमर एनालिसिस का मकसद आपका यही है कि आप अपने जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसकी इनकम और उसके जो एज ग्रुप और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, उनको देखते हुए आप अपना प्रोजेक्ट जो है वो उसको डिजाइन करें। सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये भी आपका मार्केटिंग फंक्शन है। अपने प्रोडक्ट को जो आपने बनाया उनको आपने सेल्स भी करना है, उनके ऊपर आपने सर्विसेज भी देनी है अकॉर्डिंग टू द फीडबैक ऑफ द कस्टमर्स। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लानिंग, जो आपका प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज आप जिनमें हैं उनके लिए आप प्लानिंग किस तरह से करते हैं। प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपकी क्या है। ठीक है, आपकी प्राइस जो है वो कितनी है मार्केट में, हमने इनकम लेवल की बात की, उसके हिसाब से वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, इसको आपने फोकस करना है। देन हाउ यू एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिंग योर प्रोजेक्ट।
ठीक है, या प्रोडक्ट आपके पास जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके पास कौन सा है। फिर हमने, आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने कुछ स्ट्रेटजीज की बात की थी, जिसमें आपने बात की थी कि आप अपने सप्लायर्स के ऊपर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर जो है वो क्या करें, आप अपना कंट्रोल ले लें, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपको देखनी है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को किस तरह से देखते हैं, ठीक है, आपके जो रिलेशनशिप हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ कैसे है, ठीक है, आप जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लिए सपोर्टिव हैं या नहीं। ये सारी आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो आपके पास मार्केटिंग फंक्शंस का पार्ट है, इसको आपने जो है कवर करना है। देन वी हैव मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च हमारे पास एक, जिस तरह हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके पास है, इस तरह से हमारे पास मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी होता है, जो कि आपके पास मार्केट के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, जो डिफरेंट सेल्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको जो है वो एनालाइज करता है और देखता है कि हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी वो कितनी ज़्यादा फिजिबल रही, और उनको कंपेयर करता है विद योर कस्टमर। इसके साथ साथ आपके पास जो भी एक मार्केट के अंदर जो भी सिचुएशन है, ये स्ट्रेटजीज आ रही हैं, या जो कस्टमर आपके पास है, या सेल्स आपके पास हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो भी आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस हैं, वो तमाम के तमाम फैक्टर्स को, उन तमाम इंफॉर्मेशन को जो है क्या करता है, ये अपने पास स्टोर करता है। मैंने आपके पास मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम इन फ्यूचर जो है वो तमाम डाटा, वो तमाम जो नॉलेज जो आपने इकट्ठा किया हुआ है, वो आपको फॉरकास्टिंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। देन वी हैव टू लुक फॉर द मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। ऑफ कोर्स आपके पास प्रोडक्ट है, बट आप देखते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी जो है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस आप कैसे करते हैं कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि आप जो है, आपके लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जो है अच्छी तरह से जो है मार्केट शेयर जो है ज़्यादा कैप्चर कर सके। या आप देखते हैं कि किसी और कंट्री के अंदर, ठीक है, जिस कंट्री में आप हैं उसके अलावा किसी और कंट्री में, ठीक है, किसी और कंट्री के अंदर कुछ इस तरह की एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल हुई है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छा जो है प्रॉफिटेबल रेंज में जो है आपको जो है वो रिटर्न दे सकता है। तो आप क्या करते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो आपने की कि अगर हम इस कंट्री में अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करें तो हमारे रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलेगा, हमें लेबर भी चीप मिलेगी, और हमें जो रिटर्न्स हैं वो भी आपको क्या होंगे, वो हाई होंगे। तो दिस थिंग इज फॉर द अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। ये हमारे पास तमाम जो है वो मार्केटिंग के फंक्शंस हैं जिनको हमने डिस्कस किया। फिर हमने कुछ जो है वो चेकलिस्ट बनाई थी। हमने मार्केटिंग के लिए जब हमने डिस्कस किया, हमने मैनेजमेंट डिस्कस किया, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम डिस्कस किया, हमने फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिस्कस की, हमने सब के साथ साथ आपको जो है एक चेकलिस्ट भी दी थी, ठीक है, जो ऑडिट चेकलिस्ट के नाम से हमने आपसे शेयर की थी। और हमारा पर्पज़ ये था कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करें, ठीक है, इन क्वेश्चंस से देखें, इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको पॉजिटिव मिलते हैं तो आपका मतलब, इसका मतलब ये होगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेबल कंडीशन में है। जो हमने मार्केटिंग की चेकलिस्ट दी थी, इसमें हमने जो क्वेश्चंस किए थे, हमने बात की थी हमारे पास आर मार्केट सेगमेंटेड इफेक्टिवली, मार्केट में जो सेगमेंटेशन हुई है वो क्या इफेक्टिवली हुई है। इज द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन वेल अमंग द कंपटीटर्स, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कंपटीटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पोजीशनिंग क्या है, ठीक है, वेदर यू आर अ वीक कंपटीटर, वेदर यू आर अ स्ट्रॉन्ग कंपटीटर, आपके पोजीशंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू योर कंपटीटर्स। हैज द फर्म मार्केट शेयर बीन इंक्रीजिंग, मार्केट की जो फर्म्स हैं, जो आपके पास फर्म है उसके जो मार्केट शेयर हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। अगर आपके जो शेयर्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर, इट्स मीन कि आप जो हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के जो मार्केट शेयर हैं वो ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब है कि आप जो हैं वो लॉस में जा रहे हैं। आर द प्रेजेंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल जिनके थ्रू आप अपना प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में कस्टमर तक जो है वो पहुंचाते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या कॉस्ट इफेक्टिव है और उसके साथ साथ वो रिलायबल भी है या कि नहीं है, इस चीज़ को भी आपने मॉनिटर करना है। डज द फर्म हैव एन इफेक्टिव सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो आपकी सेल्स टीम है, जो आपकी सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स की टीम में जो है राय की क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इसको आपने देखना है। डज द फर्म कंडक्ट मार्केट रिसर्च, देखें यहाँ पर एक और इस क्वेश्चन को बहुत फोकस किया गया कि डज द फर्म कंडक्ट मार्केट रिसर्च, जो मार्केट के अंदर एक नॉलेज जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस नॉलेज को प्रॉपर्ली स्टोर किया जाता है और उस नॉलेज की बेस के ऊपर जो है फोरकास्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ये भी एक क्वेश्चन है जो आपने देखना है। आर द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड कस्टमर सर्विसेज गुड, प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर आपका फोकस है ही, और जो उसके रिवॉर्ड में आप कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं क्या वो अच्छा है या नहीं है, उसको आपने देखना है। आर द फर्म्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्राइस्ड अप्रोप्रिएटली, ठीक है,
अप्रोप्रिएट प्राइस और अप्रोप्रिएट सर्विसेज। ठीक है, ये आपके पास ज़रूरी है। आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसिंग स्कीम है वो क्या अप्रोप्रिएट है, और उसके रिटर्न में जो सर्विसेज आप दे रहे हैं क्या वो भी अप्रोप्रिएट है या नहीं। आपने अपनी प्राइसिंग जो स्ट्रेटजी है उसको आपने कंपेयर करना है अपने कंपटीटर्स की प्राइसिंग स्ट्रेटजी के साथ, और आपने देखना है कि आपके जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, आपके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अपने कंपटीटर के जो है रिस्पेक्ट वो कैसी है। इस चीज को जो है आपने इसमें देखना होता है। डज द फर्म हैव एन इफेक्टिव प्रमोशन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी स्ट्रेटजी। आजकल के दौर में आपके एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड मेजर फैक्टर। ठीक है, इसके बगैर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की अवेयरनेस जो है वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा सब्सिट्यूट, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि आपको अपने ब्रांड को जो है वो रिकग्नाइज करवाने में जो है वो एडवर्टाइजमेंट की जो है वो सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम यही देख रहे हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर कि जो आप एडवर्टाइजमेंट के टूल यूज़ कर रहे हैं, जो आप एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इफेक्टिव हैं, ठीक है, या इफेक्टिव नहीं है। आर मार्केटिंग प्लानिंग एंड बजटिंग इफेक्टिव। क्या आपकी जो मार्केटिंग की जो प्लानिंग है और जो बजटिंग, जितना आपने बजट जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए या मार्केटिंग के लिए रखा हुआ है, क्या वो इफेक्टिव है, वो वर्थ है उतना बजट जो है वो यूज करना, या आपको ज्यादा बजट की जो है वो जरूरत है। डू द फर्म मार्केटिंग मैनेजर्स हैव एडवोकेट एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है और उनकी ट्रेनिंग के लिए आपने कौन कौन से बंदोबस्त किए हुए हैं, क्योंकि मार्केट नॉलेज जो है या मार्केट के अंदर सर्वाइवल जो है वो एक एक्सपर्ट मार्केटिंग मैनेजर ही जो है वो कर सकता है। ठीक है, जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास जो है कई दफ़ा आपके पास मार्केट के अंदर रन टाइम पे अर्जेंट डिसीजंस जो हैं वो आपको लेने पड़ते हैं, तो आपका जो मार्केटिंग मैनेजर है अगर वो आपके पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो वो कभी भी जो है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हेल्प करती है किसी भी मार्केटिंग मैनेजर को कि वो अपने इंट्यूशंस की बेसिस के ऊपर अपनी जजमेंटल स्किल को यूज करते हुए जो है वो रन टाइम के ऊपर जो है वो डिसीजन ले। ठीक है, इसके साथ साथ उनकी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल को जो है वो और ज्यादा जो है इम्प्रूव करती है और जो है उसको इफेक्टिव बनाती है। देन हमने बात की थी अपने पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, जिस तरह हमने मार्केटिंग की बात की, हमने अकाउंटिंग की बात की, हमने मैनेजमेंट की बात की, मैनेजमेंट के फंक्शंस के देखे। अब हम बात करते हैं अपने पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शंस की। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लॉन्ग टर्म में ग्रो करना चाहती हैं और जिनका प्लान है कि वो लॉन्ग टर्म में मार्केट में सस्टेन करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है उसका होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट बिफोर कंपटीटर्स। यहाँ पर यही बात है कि जो आपके पास R&D डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंड्स जो हैं आप हायर करते हैं। उनका पर्पस ये होता है कि मार्केट में आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कंपटीटर से पहले आए। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट है उसमें अगर कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज हैं कि वो डिस्टिंग्विश्ड होता है आपके कंपटीटर से, तो इसका मतलब है कि आप जो है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में जो है वो कामयाब हो गए हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड्स जो R&D डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है अगर वो आपके पास हैं, ठीक है, तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट अपने कंपटीटर से पहले जो है वो मार्केट में लाने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे। सिमिलरली इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, हमारे पास R&D डिपार्टमेंट का फर्स्ट फंक्शन तो ये है कि आप जो है वो एक क्रिएटिव आइडिया जो है वो जनरेट करें या एक क्रिएटिव प्रोडक्ट क्रिएट करें जो कि मार्केट शेयर को कैप्चर करने में आपको हेल्प करे, और जो वो प्रोडक्ट है वो आपके कंपटीटर से ऑफ कोर्स क्या हो वो डिफरेंट हो। दूसरी बात है कि आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी जो है वो इम्प्रूव करना है। ठीक है, विद टाइम आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस होती रहती हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर आपके पास जो है डिफरेंट जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है, तो आपने उन चेंजेस को भी जो अपने प्रोडक्ट में इंट्रोड्यूस करवाना है। आपका जो प्रोडक्ट है वो टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली जो है वो इनोवेटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो है इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। इम्प्रूविंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू रिड्यूस द कॉस्ट, हमारे पास दिस थिंग हैज़ बीन प्रूव्ड कि आपके पास जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो जो है आपकी प्रोसेस कॉस्ट को या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि जब आपके पास कंप्यूटर्स नहीं थे
तो जो आपका एक काम जो 20-20-30 बंदे किया करते थे, अब आपके पास ऑटोमेशन होने की वजह से, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करने की वजह से आपका वही काम 2 से 3 बंदे जो हैं वो आपके पास कर लेते हैं, जो पहले आपके पास 25 से 30 लोग किया करते थे, ठीक है। सिमिलरली आप देख रहे हैं आपके पास एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री के अंदर आपके पास क्या था कि आपके पास स्किल्ड लेबर हुआ करता था, ठीक है, जो कि एम्ब्रॉयडरी हैंड से किया करता था। बट जब आपके पास मशीनरी आई और आपके पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आपके पास आई मार्केट के अंदर, तो वहां पर आपके पास क्या हुआ कि तमाम उस स्किल्ड लेबर को जो है वो उस मशीनरी ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर की सीडी है, यू जस्ट इंस्ट्रक्ट योर मशीनरी विद दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो उस डिजाइन को क्या करता है आपके पास जो है वो जनरेट करके आपको दे देता है। तो दिस थिंग मीन ये हमारे पास जो है एक चीज है जो चेंज है आपके हमारे पास आई है। और हमारे पास R&D डिपार्टमेंट का काम ये भी आपके पास है कि आपने उन तमाम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उन तमाम टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी आपने अपने ज़हन में रखना है, जो कि आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट आपके पास, ना सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट बल्कि ओवरऑल जो आपके प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का, उसकी कॉस्ट को जो है वो रिड्यूस करने में आपकी जो है वो सपोर्ट करे। देन हमने बात की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्यों ज़रूरी है कि आप जो है अपने फर्म्स की जो नॉलेज क्रिएट हो रहा है उसको जो है आप क्या कर सके, उसको आप स्टोर कर सके। इसके साथ साथ आपके पास जो सेल्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को क्या करें आप अपने पास जो है उसको स्टोर कर सके। जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स आए, जो सिचुएशंस आई और इन सिचुएशंस को किस तरह से टैकल किया गया, वो तमाम का तमाम आपके पास जो है इंफॉर्मेशन उसका स्टोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके पास वही सिचुएशन दोबारा रिपीट होती है तो यू शुड नो दैट व्हाट करेक्टिव मेजर्स हैज बीन टेकन बिफोर, ठीक है, ताकि आपको गलती ना कर बैठे, आप उस गलती को रिपीट ना करें जो पहले हो चुकी है। आपको पता है कि लास्ट टाइम वी अप्लाइड दिस टेक्निक बट इट वाज फेलियर, सो दिस टाइम वी शुड अप्लाई समथिंग न्यू। और दूसरी बात आपके पास ये है कि जो आपके पास मैनेजर्स है, जो आपके पास मीन टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो हमेशा आपके साथ नहीं रही। एक बंदा आपके साथ 25-30 साल 40 साल आपके साथ काम नहीं करेगा। तो अब जो नया मैनेजर है उसके लिए वो एक्ट एस गाइडलाइंस, जो डिसीजंस लिए गए थे, ठीक है, पहले प्रीवियसली, अब इन फ्यूचर वो नए आने वाले मैनेजर्स के लिए इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी जो है उनके लिए क्या होगा, वो हेल्पफुल होगा, उनके लिए क्या होगा, वो सपोर्टिव होगा। सेकंड थिंग, आपके पास सिक्योरिटी है आपकी इंफॉर्मेशन की, ठीक है, आपके पास जो है ऑटोमेटेड होने से आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है सिक्योरिटी जो है वो आपके पास इन्हांस होती है। यूजर फ्रेंडली, इसके साथ साथ आपके पास क्या यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो यूजर फ्रेंडली होता है। आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो विद फ्यू क्लिक्स जो है वो किसी के लिए भी जो है वो अवेलेबल हो सकती है। वो सिर्फ ना आपको सपोर्ट कर, वो सिर्फ ना आपके लिए सपोर्टेबल है बल्कि और बहुत सी जगहों पर भी हम उसके क्या उसके एप्लीकेशन जो है वो हम देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स हमारे पास जो है इंटरनेट आने के बाद जो है वो एक बहुत बड़ा एक जो है वो चेंज लाई, ई कॉमर्स रिवोल्यूशन बल्कि हम इसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, जिंदगियों के अंदर जो है एक तब्दीली आपके पास आई इंटरनेट के आने से, ठीक है। इंटरनेट ने ना सिर्फ आपके जो है वो बिजनेसेस को जो है वो एक्सपेंड किया, इन्हांस किया, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया, बल्कि इंटरलिंकेज बिटवीन द मीन डिफरेंट कंट्रीज, बल्कि जो ग्लोबल विलेज वाला कंसेप्ट है वो आपके पास इंटरनेट के आने से ही और ई कॉमर्स की इन्हांसमेंट से ही आपके पास क्या हुआ, आपके पास हुआ है। अब आपके पास जो है प्रोडक्ट जो है वो सेल करना इट्स नॉट अ मैटर। अब आप जो है अपनी एक वेबसाइट बनाएं और उस प्रोडक्ट जो भी आप बेच रहे हैं उसको आप जो है इंट्रोड्यूस करवाएं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वो जो प्रोडक्ट है वो एक्सेसिबल होगा टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्लोबली जो है वो क्या आपके पास जो होगा वो एक्सेसिबल होगा। तो आपके पास ई कॉमर्स इज अनदर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हमने बात की थी अपने पास वैल्यू चेन एनालिसिस की। वैल्यू चेन एनालिसिस में हमने जो हमने डिफरेंट चीज़ें देखी उनमें हमने बात की थी फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके फर्म के अंदर हायरार्की क्या है, ठीक है। यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन द ओपन डोर पॉलिसी और वर्किंग ऑन द क्लोज डोर पॉलिसी। आप जो है किस इफेक्टिव तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने जो है वो प्रोडक्ट को अपने जो है वो ला रहे हैं। आपके दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है, जो कम्युनिकेशन के सोर्स है वो आपका क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो हमने फोकस किया था फर्स्ट चीज में। फिर हमने कहा था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने बात की थी कि आपके पास रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपका कैसा है, ठीक है। हायरिंग आप जो है वो किस तरह से करते हैं, ठीक है।
आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, फिर रोल कॉन्फ्लिक्ट को आपने जो रिमूव करना, फिर आपके पास जो बेनिफिट्स हैं उनके ऊपर आपने बात की, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो एम्प्लॉय मोटिवेशन है उसका मतलब क्या तरीकाकार आप लोग अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो हैं एचआर के पर्सपेक्टिव के अंदर आपके पास आती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर फोकस हमने बात की कि हमने जो है वो R&D डिपार्टमेंट का जो काम है वो सिर्फ ये नहीं है कि नया प्रोडक्ट बनाना, बल्कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको अडॉप्ट करके ओवरऑल प्रोसेस की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनपुट है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वो यहाँ पर जो है आपके पास R&D सपोर्ट से जो है वो आपको मिलती है। प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द डिफरेंट मटेरियल, ठीक है, ये भी आपके पास वैल्यू चेन का जो पार्ट है, एंड इट और ईच एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड विद द मार्जिन। फिर हमने अपने पास जो देखा तो हमने देखा वर्टिकली हमारे पास जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड सर्विसेज, दीज आर द डिफरेंट फीचर्स वी ऑलरेडी कवर्ड हियर इन द वैल्यू चेन एनालिसिस। नेक्स्ट में हमने बात की थी कि द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। हमने बात की थी एनुअल जो है वो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। एनुअल ऑब्जेक्टिव आप अपने बनाएं, एनुअल ऑब्जेक्टिव अपने सेट करें, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, लॉन्ग टर्म गोल्स बनाएं आप। ठीक है, तो जब हमने बात की ऑब्जेक्टिव की तो हमने ऑब्जेक्टिव्स के कुछ जो है पैरामीटर सेट किए थे कि जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसका क्लियर होना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे, दिस शुड बी डिस्कस्ड इन दिस स्लाइड। प्रोवाइड डायरेक्शन बाय रिवीलिंग एक्सपेक्टेशंस। फर्स्ट थिंग कि आपके पास डायरेक्शन देता है आपको, ठीक है, कि आपने कोई काम किस तरह से करना है बाय रिवीलिंग एक्सपेक्टेशंस। उसके साथ साथ इट वाज लिंक्ड विद द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस कि मैनेजमेंट की इससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, मैनेजमेंट इस चीज से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि जो गोल है, जो डायरेक्शन है वो आपको टॉप मैनेजमेंट ने सेट करके दी है। ठीक है, तो जो वे ऑफ एक्शन है, इस वे ऑफ एक्शन से मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है। हमारे लिए तो वो एक रोड मैप है, हमने उसे लेकर चलना है, हमने इस रूट को फॉलो करना है। इस रूट को फॉलो तो हमने करना है, बट हमने किन एक्सपेक्टेशंस को जो है वो फुलफिल करना है। पहली चीज आपके पास क्लियर ऑब्जेक्टिव हमें ये बताता है। अलॉस एनर्जी। एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि इंटर डिपार्टमेंट लिंकेज, इंटर कनेक्टिविटी, इंटीग्रेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अगर क्लियर और अच्छा ऑब्जेक्टिव होगा वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एम्प्लॉयज के दरमियान जो है इज अ सोर्स टू क्रिएट एनर्जी। एड इन एवेल्युएशन बाय सर्विंग एज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड्स के तौर पे वो एक्ट करता है। आपके पास एक अच्छा ऑब्जेक्टिव जो आपके पास है, ठीक है, कि आपके पास एक स्टैंडर्ड है और इस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने क्या करना है कि अपने काम को करना है। अगर आपके पास पता हो आपको कि आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस ये है, ये आपका स्टैंडर्ड है, ये बेंचमार्क है, ठीक है, तो आप अपनी करंट परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर उसको मैच करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वेदर यू आर वर्किंग टूवर्ड्स द स्टैंडर्ड और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। अगर आप कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यू हैव टू टेक द करेक्टिव मेजर्स। तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके लिए ऐसे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड, एक्ट एज अ सोर्स ऑफ बेंचमार्क। एस्टेब्लिश प्रायोरिटीज। एक ऑब्जेक्टिव आपको प्रायोरिटीज जो है वो सेट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, दैट्स वाई हम बात करते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो मैनेजमेंट के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं डिफरेंट, वो आपके पास जो होंगे बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्यों आते हैं? जब आपके पास ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर नहीं होता, अथॉरिटी आपने प्रॉपरली डेलीगेट नहीं की होती, ठीक है, टास्क डेलीगेशन प्रॉपर नहीं होती, रोल कॉन्फ्लिक्ट आता है, आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन और रिक्वायर्ड वर्क जो है वो आपस में मैच नहीं कर रहे होते। तो जब आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो आपके पास मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज जो हों वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट होगी। मैनेजमेंट को पता है कि दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस इज द गाइडलाइन, दिस इज द स्टैंडर्ड, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। तो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से जो आपकी प्रायोरिटीज हैं वो जो है वो एस्टेब्लिश होंगी। रिड्यूस अनसर्टेनिटी। अगर आप क्लियर ऑब्जेक्टिव हैं तो ऑफ कोर्स अनसर्टेनिटी के आपके पास चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि क्लियर ऑब्जेक्टिव आपको एक क्लियर रोड मैप, क्लियर डायरेक्शन जो है वो देता है। ठीक है, इफ यू फॉलो दैट ऑब्जेक्टिव और दैट रोड मैप तो आपको कभी भी जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट्स। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो मिनिमाइज होते हैं। जैसे हमने बात की कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे तो मैनेजमेंट के दरमियान जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं होते
तो जो आपके पास वर्कर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स, उसको नहीं पता होता कि हमने क्या काम करना है, ठीक है। तो हर बंदा अपने तरीके से जो है वो एक्ट कर रहा होता है। बट अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो वो हमारे पास एक बेंचमार्क और स्टैंडर्ड होगा कि हमने इस तरीके को और इस परफॉर्मेंस को जो है हमने जो है वो अचीव करना है। तो उस लिहाज से फिर आपके पास जो मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे हमने बात की कि आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है, ठीक है। तो एक अच्छा ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत सारे जो है बेनिफिट लेके आता है। स्टिमुलेट एक्सर्शन, हमारे पास जो है एनर्जी और मोटिवेशन का सोर्स हमारे पास होता है। एड इन अलाइनिंग ऑफ रिसोर्सेज इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपका एक अच्छा ऑब्जेक्टिव है, वो आपको हेल्प करता है कि आप अपने रिसोर्सेज को जो है प्रॉपर्ली क्या करें, एलोकेट करें। जब हमने कहा कि हमारे पास प्रायोरिटी सेट होती है तो उस प्रायोरिटी सेट होने का हमारे पास मकसद ही यही होता है कि आपके पास क्या है कि रिसोर्सेज जब एलोकेट होंगे तो वो आपके पास वेस्ट नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। रिसोर्सेज आपके प्रॉपर्ली जो है यूटिलाइज होंगे अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट। एड इन डिजाइन ऑफ जॉब्स, आपके पास क्या होता है कि जॉब डिजाइन में आपके पास क्या है वो बहुत ज्यादा आपके पास जो है वो हेल्पफुल होते हैं। प्रोवाइड बेसिस फॉर द कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग, इफ यू आर क्लियर विद द प्रायोरिटीज, इफ यू आर क्लियर विद द रोड मैप, and if you know that clear objective is going to help you in reducing the uncertainty and reducing the conflict, then of course आपकी decision making जो होगी वो consistent होगी और acceptable होगी at each and every level of the organization. So this is all about the क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये तो अच्छे खासे बेनिफिट्स आपने देखे कि हमारे पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही क्लियर हो। तो सेम थिंग हमारे लास्ट लेक्चर में आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ के अंदर भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी आप सेट करें। अगर आपकी लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो फिर जो है वो इंशाल्लाह ताला आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है और आप अनसर्टेन हैं, ठीक है, तो आपकी अनसर्टेनिटी हमेशा जो है वो रिस्क का बाइस बनती है, ठीक है। तो वो आपके लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक होगी। तो आप अपनी लाइफ में जो भी ऑब्जेक्टिव बनाएं प्रॉपर प्लानिंग के साथ सेट करें, ठीक है उसको। और ये तमाम जो हमने बताई बात के उसके बेनिफिट्स हैं, इन तमाम के अगर वो इन तमाम पैरामीटर्स के ऊपर वो उतरता है तो इट्स मीन दैट दिस इज अ वेरी क्लियर एंड गुड ऑब्जेक्टिव। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में हमने बात की थी कि नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव। हमने इसी लेक्चर में हमने बात की थी कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो मतलब कि प्लान करती ही नहीं है, ठीक है। अब वो प्लान क्यों नहीं करती? क्योंकि हमने कहा जी कि वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है, प्रियर बैड एक्सपीरियंस, उनका पहले बुरा एक्सपीरियंस गुजरा है, इसलिए अब जो है वो प्लान ही नहीं करते कि पहले हमारा इतना बुरा एक्सपीरियंस हुआ है, दोबारा हम करेंगे तो हमारे पास दोबारा जो है वही फेलियर होगा, हमारे पास वो एक है। इसके अलावा हमने बहुत सारी और चीज़ें देखी थी कि बहुत सारी, फॉर एग्जाम्पल कॉस्टली है जी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपके पास क्या करती हैं कि वो प्लान ही नहीं करती। जब जो ऑर्गेनाइजेशंस प्लान नहीं करती वो फिर क्या करती हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह का काम करती हैं, नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव्स। कुछ तो ऑब्जेक्टिव्स बनाती हैं, प्लान करती हैं, कुछ जो हैं वो नॉट मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव, कुछ जो है ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाती। तो वो फिर कौन कौन से तरीके अडॉप्ट करती हैं? मैनेजिंग बाय एक्स्ट्रापोलेशन, इफ इट आंट ब्रेक डोंट फिक्स इट, अगर वो नहीं होता तो उसको छोड़ दो, फिक्स करने की जरूरत नहीं है। मैनेजिंग बाय क्राइसिस, द ट्रू मेजर्स ऑफ अ गुड स्ट्रेटेजिस्ट इज द एबिलिटी टू फिक्स प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट वही है जो कि क्या करे कि प्रॉब्लम को जो है फिक्स करे, ठीक है। ये नहीं कि वो प्रॉब्लम होने ही ना दे, इतनी अच्छा से वो प्लान करे कि प्रॉब्लम आपके पास आई ही ना, ठीक है। यहाँ पर ये एक कंसेप्ट है मैनेजिंग बाय क्राइसिस, ठीक है। जब क्राइसिस हो, जब प्रॉब्लम हो, तो उस वक्त स्ट्रेटजिस्ट क्या करे, उस प्रॉब्लम को जो है वो बस हैंडल करे। एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट वही है जो कि प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करे, प्लान ना करे दिस थिंग, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ना सेट करे। मैनेजिंग बाय सब्जेक्टिव, डू योर ओन थिंग द बेस्ट वे यू नो हाउ। जो भी आपको टास्क दिया गया है, ठीक है, यू हैव टू डू इट परफेक्टली, जितनी अच्छी तरह से आप उसे कर सकते हैं आप उसे अच्छी तरह से करें, ठीक है। दिस थिंग इज सब्जेक्टिव, कि जो आपको जिसके आप सब्जेक्टिव हैं, जो आपको काम दिया गया, जो टास्क अलॉट किया गया आपको, आप सिर्फ क्या करें वही करें। डू योर ओन थिंग्स द बेस्ट वे यू नो हाउ, इसके मुताबिक, ठीक है। मैनेजिंग बाय होप, द फ्यूचर इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड देन यू मे ऑन द सेकेंड ऑन थर्ड ट्राई।
अगेन एंड अगेन, ट्राई अगेन एंड अगेन। आप एक दफा कामयाब नहीं हुए, कोई बात नहीं, फेलियर तो पार्ट है लाइफ का। सेकंड दफा ट्राई करें, फेलियर, नो प्रॉब्लम, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। तीसरी दफा, चौथी दफा, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर पॉसिबल नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमेशा स्केर्स होते हैं। आप उनको अगर परफेक्टिवली और टाइमली यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो कभी भी आपके जो है वो काम नहीं आने वाले। फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, मनी है आपके पास, ठीक है, उसको आपने जो है वो जब टाइम था आपने उसको जो है ट्राई अगेन में जो है वो वेस्ट कर दिया। अब वो मनी बची नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्स आपके पास रहे ही नहीं, तो आप किस तरह से उस चीज को यूटिलाइज करें। तो रिसोर्सेज स्केर्सिटी, जो रिसोर्स स्केर्सिटी है, ये ऐसा फिनोमेना है जो कि अगर प्रॉपर्ली मैनेज ना किया जाए तो ये आपके पास क्राइसिस का फॉर्म जो है, ठीक है, बैंकरप्सी की तरफ आपको जो है वो लेकर चला जाता है। इसलिए ये जो चारों मेथड है इनको आप काइंडली अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई ना करें। आप जो है मैनेजिंग बाय ऑब्जेक्टिव जो है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, उसके ऊपर जो है आपका जो है वो फोकस होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। हमने ये हमारे पास एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट था, इसमें हमने बात की जी कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, देन वी टॉक अबाउट द फंक्शनल लेवल। हमारे पास 3 डिफरेंट लेवल्स हैं, उन तीनों डिफरेंट लेवल्स के ऊपर आपको जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो देखना पड़ता है। अगर हम बात करें अपने कॉर्पोरेट लेवल को, तो हमें मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट लेवल उन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसमें हमारे पास मल्टी लेवल बिजनेस हो, आपके बिजनेस का एक लेवल ना हो, ठीक है, आपके पास बिजनेस हो, रिलेटेड बिजनेस हो, बल्कि डिफरेंट हमारे पास क्या हमारे पास जो है वो चेंज आपके पास बिजनेस के अंदर, हमारे पास एक बिजनेस के अंदर सब कैटेगरीज हो रिलेटेड बिजनेसेस की, ठीक है। दैट थिंग इज कॉल्ड मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन। मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन जब हमारे पास टॉप लेवल उसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट लेवल। देन एट द बिजनेस लेवल वी हैव द डिफरेंट बिजनेसेस, ठीक है, रिलेटेड बिजनेसेस एक्चुअली। एंड एट द फंक्शनल लेवल वी हैव ऑल द 5 फंक्शंस ऑफ विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। इसमें हमारे पास R&D है, मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन आपके पास है, मार्केटिंग है, HR है, और आपके पास डिफरेंट डिवीजन्स हैं जो कि एक बिजनेस के अंदर जो है वो क्या करते हैं, वो वर्कआउट करते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, ठीक है। इस तरह हमारे पास हर बिजनेस के अंदर हमारे पास जो है वो फंक्शनल लेवल एग्जिस्ट करते हैं, और ये तमाम बिजनेस फंक्शंस जो हैं अगर इनके दरम्यान सिनर्जी है और ये कलेक्टिवली और इंटीग्रेटिवली जो है इंटीग्रेटेड वे में जो है ये काम करते हैं, तो आपके पास जो कॉर्पोरेट लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं, वो अचीव आपके पास हो जाते हैं, ठीक जी। नेक्स्ट में हमने जो है वो देखी थी, हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखी। इन डिफरेंट स्ट्रेटजीज में हमने बात की थी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, या हम बात कर सकते हैं कि हमारे पास डिफेंसिव स्ट्रेटजीज थी, कुछ हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज थी, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं जो अगर वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं और आपको जो है वो हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रेटजीज में बात की थी, हमने बात की थी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की, हमने बात की थी बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, और हमने बात की थी आपके पास हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है इसमें हमने बात की थी कि आप जो हैं वो ज्यादा कंट्रोल लेना चाहते हैं, आप जो है फर्म की ओनरशिप जो है उससे आप कंट्रोल करना चाहते हैं बाय गेनिंग कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स, ठीक है, कि आप जो है फर्म की ओनरशिप जो है अपने पास जो है वो रखना चाहते हैं। किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को क्या करना चाहते हैं, आप अपने पास जो है उसको उनको कंट्रोल रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कि अगर आप बिजनेस की ओनरशिप चाहते हैं, और मोस्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और रिटेलर्स हैं ये आपके पास जो है कॉस्ट को बढ़ाने में जो है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव ये नहीं होते, तो आप क्या करें कि या तो उनको एक्वायर कर लें, या आप क्या करेंगे अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो उसे जो है आप करें, ठीक है। तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जो भी आपका प्रोडक्ट है आपका अपना जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन और अपनी आपकी रिटेल है, ठीक है। तो आप जो है इफेक्टिव तरीके से कस्टमर तक जो है अपने प्रोडक्ट को जो है वो पहुंचा सकते हैं। सेकंड हमने बात की थी बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी ऑफ सीकिंग ओनरशिप और इंक्रीज कंट्रोल ऑफ द फर्म सप्लायर्स। सप्लाई आपके पास जो है रॉ मटेरियल की सप्लाई है, ठीक है, आपके पास और भी डिफरेंट किस्म की सप्लाईज हैं। अगर आपके पास सप्लाई नहीं आएगी तो आप जो है अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना पाएंगे। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने कहा कि आप जो है अपने सप्लायर्स के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो कंट्रोल क्या करें। दिस स्ट्रेटजी कैन बी स्पेशली अप्रोप्रिएट व्हेन द फर्म करंट सप्लायर्स आर अनरिलायबल, टू कॉस्टली एंड कैन नॉट मीट द फर्म्स नीड्स। तो आप क्या करेंगे, अपना सप्लायर का जो सेटअप है उसको जो है आप इस्टेब्लिश करें, और ये तभी होगा जब आपका अपना जो है फर्म का सप्लायर का सेटअप होगा, तो वो रिलायबिलिटी भी आपके पास बढ़ेगी,
कॉस्ट इफेक्टिव भी आपके पास होगा, और जो आपकी फर्म्स की रॉ मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं प्रोडक्ट की, उसकी जो क्वालिटी है और जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, वो आप जो है उसको प्रॉपरली अपने तरीके से और अपनी मर्जी के मुताबिक उसको जो है आप मैनेज कर पाएंगे। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में हमने बात की थी, रेफर टू अ स्ट्रेटजी ऑफ सीकिंग ओनरशिप ऑफ और इंक्रीज कंट्रोल ओवर द फर्म कंपटीटर्स। ठीक है, आप जो कंपटीटर्स हैं फर्म के, उनके ऊपर जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंट्रोल लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात की थी वो हमने कहा था कि आप क्या करें, या तो आप मर्जर की तरफ चले जाएं, ठीक है, कि आप मर्ज कर जाएं किसी के साथ, ठीक है, और अपने जो है मर्जर की जो है फॉर्म में आप आए, या आप एक्वायर कर लें इफ़ यू हैव गुड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ठीक है, और आपके रिसोर्सेज अच्छे हैं इंटरनली, तो आप क्या करेंगे, उसको आप एक्वायर करें। ठीक है, एक और भी हमने बात की थी मर्जर एंड एक्विजिशन के अलावा, ठीक है, हमने कहा था जी लेआउट्स की हमने कुछ बात की, बेवरेज लेआउट्स की हमने बात की थी, ठीक है, कि आप जो है वो लोन्स के ऊपर क्या करें, कुछ बिजनेस का पार्ट जो है उसे आप ले लें। तो वन ऑफ द बेस्ट एंड सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टुडे इज द इंक्रीज्ड यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एज अ ग्रोथ स्ट्रेटजी। एक ग्रोथ स्ट्रेटजी के तौर पर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं अपने कंपटीटर्स के ऊपर जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मर्जर है, एक्विजिशन हमारे पास हैं, ये हमारे कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे पास हेल्पफुल होते हैं, और हम इन स्ट्रेटजीज में इनको क्या करते हैं, हम इनको यूज करते हैं। फिर हमने बात की थी अपने पास इंटेंसिव स्ट्रेटजीज की। इंटेंसिव स्ट्रेटजीज में हमने जो है 3 स्ट्रेटजीज देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एंड फिर हमने बात की थी आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी कि आप इस तरह की मार्केटों के अंदर पेनिट्रेट करें जहां के आपके पास प्रोडक्ट की जो है रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, या वहां पर आप जो है पेनिट्रेट करें जहां के आपके पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो। अगर आप इस मार्केट में हैं, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इसलिए भी हेल्पफुल होती है कि आपके पास कई दफ़ा आपके पास मार्केट क्या होती है वो सैचुरेट हो जाती है कि वो उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा जो है वो फ्रूटफुल नहीं रहती, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या और नया प्रोडक्ट जो आपके पास जो है वो काफ़ी सारा मार्केट में अवेलेबल हो चुका होता है। तो इस सूरत में मार्केट पेनिट्रेशन ये आपके पास कि आप किसी ऐसी मार्केट में पेनिट्रेट करें जहाँ के आपका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बड़ी जो है वो मार्केट जो है कैप्चर कर सके। तो इसकी जो हमने डिफरेंट चीज़ें देखी कि हमारे पास मार्केट पेनिट्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्या है, हमने इसकी गाइडलाइंस भी देखी थी। सेकंड हमने कहा जी मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, आप मार्केट अपनी जो है वो डेवलपमेंट करें। थर्ड हमने कहा जी कि आप जो है मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, अब आप क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर क्या करें, आप अपना फोकस करें। Those 3 strategies are sometimes referred to as incentive strategies because they require intensive, ठीक है, intensive efforts if a firm competitive position with the existing producer is to improve। अगर आप अपने existing competition जो आपके पास competitive position है उसको अगर आप enhance करना चाहते हैं तो you have to make extra or intensive efforts on these 3 things. What are these things? Market penetration strategy, market development strategy एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इनके ऊपर आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। इसकी कुछ और हम डिटेल देखें। द एम ऑफ द इंटेंसिव स्ट्रेटजी इज टू ब्रॉडन द मार्केट शेयर एंड टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय मेकिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मोर इफेक्टिव, ठीक है, and by introducing new and various set of product in order to increase the market share too। मार्केट में पेनिट्रेट करना, अपने कस्टमर को बढ़ाना, मार्केट डेवलपमेंट, अपने लिए नई मार्केट डेवलप करना, और अपने लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीनों की तीनों जो चीजें हैं आपके पास क्या है, एक सोर्स है नए कस्टमर को लाने का और अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का। इसके बाद हमने बात की थी कि 3 इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज, ठीक है, इसमें हमने बात की थी मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और हमारे पास जो है वो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी में हमने बात की थी रिट्रेचमेंट की, डाइवेस्टिच्योर की और लिक्विडेशन की, बट वी हैव टू डिस्कस द लास्ट स्लाइड फर्स्ट। अगर आपके पास करंट मार्केट हो और करंट प्रोडक्ट हो, ठीक है, करंट मार्केट के अंदर आप जो है करंट प्रोडक्ट देना चाहते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। और अगर आप जो है वो करंट मार्केट के अंदर जो है वो न्यू प्रोडक्ट देना चाहते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू गो फॉर द
प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है, कि आपकी मार्केट जो है वो वही है जिसमें आप ऑलरेडी अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट दिस टाइम यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे बात करेंगे कि आपके पास न्यू मार्केट्स है और करंट प्रोडक्ट है, देन दिस थिंग इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। आपके पास न्यू मार्केट है और आप न्यू मार्केट के अंदर जो है वो न्यू प्रोडक्ट जो है वो लेकर जाना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू गो फॉर द डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। अब आपने जो जाना है, ठीक है, आपने जो है वो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी की तरफ गए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमारे पास है वो हमारे पास है डिफेंसिव स्ट्रेटजीज। यहाँ पर जिस तरह हमने कहा इंटेंसिव स्ट्रेटजीज के यू नीड एक्स्ट्रा एफर्ट, आपको एक्स्ट्रा जो है वो एफर्ट करनी है, एक्स्ट्रा आपको फाइनेंसेस लगाने हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको लगानी है कि आप जो है मार्केट में पेनिट्रेट करें, अपने लिए नई मार्केट डेवलप करें या अपने लिए एक नया प्रोडक्ट डेवलप करें। यहाँ पर हम बात करें डिफेंसिव स्ट्रेट, डिफेंसिव मीनिंग आपने अपने आप को बचाना है, अपने आप को अपने आप का आपने डिफेंस करना है, ठीक है। डिफेंसिव स्ट्रेटजीज में आपके पास जो तीन चीजें हमने देखी उसमें हमने बात की थी रिट्रेचमेंट की, फिर हमने बात की थी डाइवेस्टिच्योर की, फिर हमने बात की थी लिक्विडेशन की, ठीक है। इसमें जो सबसे लास्ट वाला फेज है ये बहुत खतरनाक है, लिक्विडेट करना, कि अपने बिजनेस को वन बाय वन करके उसे आप क्लोज करें, ठीक है, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो देर आर चांसेस दैट यू गो फॉर द बैंकरप्सी, ठीक है। बैंकरप्सी से बचने के लिए आपको ये तीनों की तीनों स्ट्रेटजीज जो है इनको आपको क्या क्या करना पड़ेगा, इनको आपको जो है वो एवेल्युएट करना पड़ेगा। रिट्रेचमेंट में जो हमने बात की थी, हमने कहा था कि आपके वो बिजनेस यूनिट्स या आपके पास, बल्कि बिजनेस यूनिट्स की हम बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे आपके पास वो एसेट्स, ठीक है, जो इन यूज नहीं है बट एक फर्म का पार्ट है। फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट्स कुछ हैं आपके जो इन यूज नहीं है बट फर्म के पास हैं, या आपकी कुछ ऐसी लैंड है, ठीक है, जो कि आपकी यूज की नहीं है बट आपके पास है, ठीक है। आप क्या करें कि उन एसेट्स को आप क्या करें, उनको आप सेल आउट कर दें और आपके पास जो फाइनेंसेस आएंगे, ठीक है, वो फाइनेंसेस आप यूज करें एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए या मार्केट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि नाउ यू आर ऑन द डिफेंसिव फेस, आप अपने आप को जो है वो सेव करने के लिए जो है वो कुछ स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपने आप को डिफेंस करना है। अब डिफेंस करने के लिए आपको कुछ मनी चाहिए, कुछ आपके पास फाइनेंशियल जो है एसेट्स जो होने चाहिए। अब उस फाइनेंशियल एसेट्स को जनरेट करने के लिए आप उन एसेट्स को सोल्ड आउट कर देते हैं जो आपके काम के नहीं है। डाइवर्सिट्योर में हम क्या करते हैं कि आपके वो बिजनेस यूनिट्स जो आपका पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे और उनके काम ना करने की वजह से ओवरऑल जो बिजनेस परफॉर्मेंस है वो आपके पास क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। तो व्हाट यू शुड डू इन द डाइवर्सिट्योर दैट यू शुड सेपरेट दोज बिजनेस यूनिट्स, आप उन बिजनेस यूनिट्स को क्या करें, वो इंडिविजुअल बिजनेस जो है वो बना दें, उनको जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनसे आप क्या करें, सेपरेट कर दें या उनको आप जो है वो सिंपली सोल्ड आउट कर दें, ठीक है। फिर हमने बात की लिक्विडेट की, कि अगर आप किसी भी तरह से जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहे, कि आपकी रिट्रेचमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो भी आपके पास जो है वो फ्रूटफुल नहीं रही, या जो डाइवर्सिट्योर है वो भी आपके पास क्या है वो फ्रूटफुल नहीं रही। नाउ द लास्ट स्ट्रेटजी इज द लिक्विडेशन, कि आप क्या करें, आप जो है वो लिक्विडेट कर दें, आप अपने बिजनेस यूनिट्स को वन बाय वन करके सोल्ड करना शुरू कर दें। और लिक्विडेशन का मकसद हमारे पास ये होता है कि हम बैंकरप्सी से बचने के लिए क्या करते हैं कि हम जो है अपने बिजनेस यूनिट्स को सोल्ड करते हैं, और इनका पर्पस हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट हम उनको उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न कर पाए। फिर हमने कुछ चीजें देखी थी हमने कि हमारे पास मीन्स फॉर अचीविंग स्ट्रेटजीज, हमने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी देखी, हमने डिफेंसिव स्ट्रेटजी देखी, हमने इंटेंसिव स्ट्रेटजी देखी। हमारे पास जो तीन डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं इनको अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ वे आउट हैं, ठीक है, कुछ मीन्स हैं। ये हमारे पास जो मीन्स हैं इनमें हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जॉइंट वेंचर, सेकंड वी हैव मर्जर एंड एक्विजिशन, थर्ड वी हैव लेवरेज बायआउट्स, ठीक है, फोर्थ वी हैव फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड लास्ट वन वी हैव आउटसोर्सिंग। जॉइंट वेंचर में हमने ये बात की थी कि आप क्या करें कि अपने कंपटीटर्स के साथ क्या करें, वो जॉइंट वेंचर कर लें, मिलकर जो है अब हम बिजनेस शुरू कर दें, ठीक है। सेकंड हमने बात की मर्जर, आप उनके साथ, आप कंपटीटर क्या करें, उनके साथ मर्ज कर जाएं।
एंड एक्विजिशन, या आप उसको एक्वायर कर लें इफ यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है, उनको अपने बिजनेस का पार्ट बना लें। लेवरेज पे आउट्स, लेवरेज पे आउट्स हमने कहा था कि आप अपने क्या करते हैं कि जो भी हमने कुछ इस तरह की बात की थी कि आपके पास जो है फिनोमेना जो है अपीयर हुआ था 80s के अंदर 60s के अंदर के फर्म जो क्या करती थी कि वो लोन के ऊपर क्या करती थी, एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करती थी, ठीक है, और जब आप उस लोन को जो है वो पूरा नहीं कर पाते तो आपके पास पूरे का पूरा बिजनेस यूनिट्स आपके पास करते तो आपके पास सोल्ड आउट हो जाया करता था। तो ये हमारे पास बिजनेस हमारा लेवरेज बाय आउट्स था। फिर हमने बात की फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए आपके पास यूनिक सेलिंग कैपेबिलिटीज, यूएसपी, आपके पास यूनिक सेलिंग कैपेबिलिटीज हैं। हम इसका कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कि आपके अंदर जो है वो यूनिक सेलिंग कैपेबिलिटीज हैं, तो यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम योर कंपटीटर्स। आप अपने कंपटीटर से खुद को क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे देन यू आर इन पोजीशन फॉर फर्स्ट मूवर एडवांटेज, तो देन आप जो है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो आप ले सकेंगे, ठीक है। एंड लास्ट हमने कहा था आउटसोर्सिंग, ठीक है, कि अगर आपके पास इंटरनल स्किल नहीं है तो आप क्या करते हैं कि आउटसोर्स करते हैं, बाहर से जो है वो बंदा जो है लाते हैं फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट जो है आपकी उसको आप फुलफिल करते हैं एंड एट द एंड आप क्या करते हैं कि सिंपली जो है वो अपना फंक्शन या काम पूरा होने के बाद जो आउटसोर्स आपने एसेट या ह्यूमन रिसोर्स या स्किल जो आपने आउटसोर्स की थी उसको जो है आप जो है वो वापस कर देते हैं, बट अपनी रिक्वायरमेंट को आप क्या करते हैं उसको आप फुलफिल करते हैं। देन हमने पोर्टर की जो है वो जेनेरिक स्ट्रेटजीज के ऊपर डिस्कशन की थी। इन स्ट्रेटजीज में हमने बात की थी कि हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रेटजीज है, ठीक है, एक हमारे पास था 3 थी, फिर हमने इनको डिफरेंट डिवाइड किया था। हमारे पास था कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, ठीक है, कि कॉस्ट और लीडरशिप स्ट्रेटजी को आप अप्लाई करें। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंशिएट करें, या फोकस स्ट्रेटजी, या आप क्या करेंगे अपने पास फोकस करें उन बिजनेस के ऊपर जो कि आपको जो है वो ज्यादा जो है वो प्रॉफिट दे रहे हैं। तो हमने पोर्टर की जो है जेनेरिक स्ट्रेटजीज में हमने ये तमाम चीजें जो हमने वो डिस्कस की थी। देन हमारा जो लास्ट फेज था उसमें हमने बात की थी स्ट्रेटजी एवेल्युएशन एंड रिव्यू की, ठीक है, उसमें हमने बात की थी कि स्ट्रेटजी फार्मूलेशन एनालिटिकल फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क को हमने डिस्कस किया था। और ये हमारे पास जो है मैचिंग स्टेज थी, स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 1 हमारे पास जो है वो इनपुट स्टेज थी, स्टेज 2 हमारे पास जो है वो मैचिंग स्टेज है, एंड स्टेज 3 विल बी द डिसीजन मेकिंग स्टेज। स्टेज 3 हमारे पास जो है डिसीजन मेकिंग हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टेज होगी। तो जो हमारे पास स्टेज 2 है, द मैचिंग स्टेज है, इसके अंदर हमने बात की थी स्वॉट मैट्रिसेस की। आपके पास जो है वो स्वॉट एनालिसिस आप कैसे करते हैं, ठीक है, हमने इसे डिस्कस किया था। देन वी हैव स्पेस मैट्रिसेस, ठीक है, हम जो है वो स्पेस मैट्रिक्स यूज करेंगे। बीसीजी मैट्रिसेस के अंदर हमने बात की थी बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ठीक है, हमने अपने मार्केट शेयर को अपने जो करंट ग्रोथ रेट उसके साथ हमने जो है वो कंपैरिजन करके हमने खुद को देखा था कि वेदर वी आर कैश काउज, वेदर वी आर स्टार्स, वेदर वी आर डॉग्स, ठीक है। तो हमने अपने जो है मार्केट के अंदर अपनी करंट पोजीशन थी उसको जो है हमने जो है वो एनालाइज किया था। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस, वी कंपेयर्ड आवर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, हमने उन्हें देखा था। एट द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द ग्रैंड स्ट्रेटजी मिक्स, ठीक है, हमने ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स को हमने जो है लास्ट में इसको हमने जो डिस्कस किया था। बोस्टन मैट्रिक्स जो हमारे पास थी ऑलरेडी आई डिस्कस्ड विद यू दैट वी कंपेयर्ड आवर इंडस्ट्री सेल्स ग्रोथ रेट विद रिलेटिव मार्केट शेयर। जो आपकी सेल्स ग्रोथ है और मार्केट शेयर जो आपका है रेलेवेंट, उसको जो है आपने जो है वो कंपेयर किया था। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो आपके पास जो है 4 डिफरेंट क्वार्टर्स हैं। फर्स्ट क्वार्टर में आप देखते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके पास हाई है, लेकिन जो आपका मार्केट शेयर है वो आपके पास क्या है, लो है। तो इस केस में देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, एक्चुअली आप किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है, कि आपकी ग्रोथ अच्छी है लेकिन मार्केट शेयर आपका नहीं है, और जो आपका प्रोडक्ट मार्केट शेयर है वही एक्चुअल आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो ग्रोथ रेट का बढ़ना आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। तो एट दिस एंड वी से दैट इट्स अ क्वेश्चन मार्क स्टेज। In the second phase, you have high growth rate and you have relatively high market share.
सो इट्स अ गुड प्रॉफिट कि आपकी ग्रोथ भी हो रही है और आपका जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो भी आपके पास क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है. इन दिस केस यू आर स्टार, आप जो है स्टार के फेज में. इन द थर्ड फेज आपके पास जो ग्रोथ है वो आपके पास क्या है, वो लो है. ठीक है, ग्रोथ लो है, आप ग्रो नहीं कर सकते, आपकी मार्केट में ग्रोथ बहुत कम है, बट आपका जो मार्केट शेयर है वो ज्यादा है, प्रॉफिट आपके पास बहुत ज्यादा है. इस केस में वी से दैट दिस इज अ कैश काउस, कि करंटली जो है इनकी ग्रोथ नहीं है लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो कैश काउस है कि वक्ती तौर पर आप जितना प्रॉफिट उठा सकते हो, क्योंकि करंटली जो है आपकी जो है रिलेटिव मार्केट शेयर ज्यादा है. मार्केट शेयर ज्यादा मीन यू आर अर्निंग मोर प्रॉफिट, बट ये जिस बिजनेस में आप हैं इसकी ग्रोथ जो है वो लॉन्ग टर्म में आपके पास नहीं है, ग्रोथ इज वेरी लो. ठीक है, सो यू हैव टू कन्वर्ट this low growth into high growth so that you should come under the category of cash cows. आपको अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है. ठीक है, ठीक है, तो आप जो है वो कैश काउस से स्टार्स की कैटेगरी में जो है वो खुद को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं. इन द लास्ट फेज मीन आपकी जो है यू हैव लो मार्केट इंडस्ट्री ग्रोथ रेट एंड यू हैव रिलेटिव लो मार्केट शेयर. तो इन दिस केस इट इज कॉल्ड डॉग, कि आपका जो है फेज जो है वो डॉग है. दिस इज नॉट अ गुड फेज. ठीक है जी. देन हमने बात की थी अपने पास इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस की. ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिसेस में आप देखें तो आपके पास जो है हमने 3 अपने पास जो है वो बना ली थे साइकिल. फर्स्ट साइकिल में हमने कहा जी हमारे पास जो फेज 1 है, फेज 2 है एंड फेज 4 है, इसमें ग्रो एंड बिल्ड, आप ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं. सेकंड फेज में आप क्या देखते हैं, आपके पास जो है वो क्वार्टर नंबर 3, 5 एंड 7, इसमें आप होल्ड करते हैं और मेंटेन करते हैं. एंड इन द लास्ट क्वार्टर दैट इज क्वार्टर 6, 8 एंड 9 यू हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट. ये हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज थी. फिर हमने डिफरेंट जो है वो स्ट्रेटजी रिव्यू एंड एवेल्युएशन के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट जो हम मैनेजमेंट की इश्यूज हैं जिनको आपको जो है वो क्या करना है, इनको आपको जो है वो गौर करना है, इनके ऊपर आपने फोकस करना है. इन डिफरेंट जो मैनेजमेंट की इश्यूज हैं इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस टू चेंज, देन वी हैव टू क्रिएट अ नेचुरल एनवायरनमेंट, देन वी हैव टू क्रिएट अ सपोर्टिव कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू लुक towards the issues of productions and operations, and at last we have to improve, we have to manage our human resource. Resistance to change में हमने बात की थी कि हमारे पास जब भी इंडस्ट्री के अंदर आपको चेंज लाना चाहते हैं, whether it is a technological change, whether it is a new policy implementation, whether it is a new strategy, maybe you have to face resistance from the HR, from the management, from the employees. तो उस रेजिस्टेंस को आपने जो है वो मिनिमाइज करना है. ठीक है, रेजिस्टेंस मिनिमाइज तभी हो सकता है जब आपके पास जो चेंज है वो वेल इन्फॉर्म्ड हो. अगर आपके एम्प्लॉयज, अगर आपके एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपके स्ट्रेटेजिस्ट दे नो अबाउट द चेंज, कि जो चेंज है ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकती है कंपनी के हक में, कंपनी के बेनिफिट में है, ये कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छी है, तो दैट चेंज विल बी मोर एक्सेप्टेबल. लेकिन अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे और इन्फॉर्म किए बगैर उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी फादियत, उसके जो बेनिफिट्स हैं उस चेंज के, उनको बताए बगैर अगर आप कुछ स्टेप लेते हैं तो वो ऑफ कोर्स आपके लिए चेंज की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा. तो दिस थिंग इज एडवाइजेबल कि द चेंज मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ताकि रेजिस्टेंस आपके पास कम हो. सेकेंडली, यू हैव टू मेंटेन द नेचुरल एनवायरनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आप क्या कर सके अपने पास कि आप जो है अपने पास जो है वो सब कुछ जो है इसको आप जो है वो मेंटेन कर सके अपने पास. देन सपोर्टिव कल्चर. सपोर्टिव कल्चर मीन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन की जो है पॉलिसीज हैं वो सपोर्टिव हो. ओपन डोर पॉलिसी को आप फोकस करें, टॉप डाउन अप्रोच को नहीं बल्कि बॉटम अप अप्रोच को यूज करें. अपने पास जो है बॉटम के ऊपर फोकस करें, जो आपका एक्चुअल इम्प्लीमेंटर्स है उनको आप जो है वो तरजीह दें. ओपन डोर पॉलिसी रखें. ठीक है, फिर आप टास्क डेलीगेशन जो है उसके ऊपर आप फोकस करें, डेलीगेशन करें, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करें, अथॉरिटी को पावर को जो है एक जगह पर ना रखें. पावर डिस्टेंस जो है उसको आप जो है वो ज्यादा ना, पावर
कम करें, पावर डेलीगेट करें अपनी, फिर अपने ऑपरेशनल प्रोडक्शन इश्यूज हैं उनको जो है हैंडल करें। इसके साथ साथ आपके पास ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आप नई से नई अपनी प्रोडक्शन और इन ऑपरेशंस के अंदर लेकर आएँ, ताकि आपका जितना प्रोसेस जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उतनी ही ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिटेबिलिटी वो आपके पास क्योंकि वो बढ़ेगी। देन ह्यूमन रिसोर्स के जो इश्यूज हैं, ठीक है, रोल कॉन्फ्लिक्ट है, इंसेंटिव सिस्टम है, रिवॉर्ड सिस्टम है, पे स्कीम है, इनके ऊपर जो है जो इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दीज आर वन ऑफ द मैनेजमेंट इश्यूज। देन एट द एंड हमने अपने पास बात की थी कि हमारे पास स्ट्रेटजी रिव्यू एवल्यूशन एंड कंट्रोल, दिस वाज आवर लास्ट चैप्टर, आई थिंक दिस इज द लेक्चर नंबर 30, ठीक है। द नेचर ऑफ द स्ट्रेटजी एवोल्यूशन हमने बात की थी कि स्ट्रेटजी एवोल्यूशन के पास नेचर क्या होती है। फिर हमने बात की थी स्ट्रेटजी एवोल्यूशन फ्रेमवर्क की। स्ट्रेटजी एवोल्यूशन फ्रेमवर्क में हमने 3 चीज़ें देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस्ड अबाउट द इनपुट स्टेज। देन हमने बात की थी हमारे पास के नहीं, ये स्ट्रेटजी एवोल्यूशन फ्रेमवर्क नहीं था। स्ट्रेटजी एवोल्यूशन फ्रेमवर्क आप मुझे बताएं क्या चीज़ थी। स्ट्रेटजी एवोल्यूशन फ्रेमवर्क में हमने बात की थी फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज योर बेसिस, उसमें हमने रिवाइज की थी इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स और अपने पास जो एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स उसको हमने जो है वो रिवाइज किया था। सेकंड फेज में हमने कहा था कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एक्शंस का आपने जो है परफॉर्मेंस मेजर करनी है, ठीक है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमने कहा जी आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट अपने इंडिकेटर जो है वो सेट करें। थर्डली हमने कहा था कि जो करेक्टिव एक्शंस आपने, ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेप्स थे किसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटजी एवल्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड हमने जो है पीछे लेक्चर्स में अच्छी खासा डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने जो है उसकी स्ट्रेटजी जो रिव्यू और एवल्यूशन में हमने उसकी जो है एप्लीकेशन जो है हमने उसकी बताई थी। पब्लिश सोर्सेज ऑफ स्ट्रेटजी एवल्यूशन इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटजी इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं जो पब्लिश्ड हैं उनको जो है आप किस तरह से फ्रूटफुल बना सकते हैं। देन हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी एवेल्युएशन सिस्टम की, उसकी क्या है। देन वी डिस्कस अबाउट कंटीजेंसी प्लानिंग कि आप जो है कंटीजेंसी प्लानिंग ज़रूर करेंगे, आपको जो है वो किसी भी वक्त जो है वो प्रॉब्लम आ सकते हैं बिकॉज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एनवायरनमेंट्स दे आर इन द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज। हमेशा वहाँ पर जो है कंटिन्यूस चेंज आपके पास जो है वो आती रहती है और इस केस के अंदर आपके पास जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। आपके पास कभी इंटरनल एनवायरनमेंट सपोर्टिव होती है और कभी आपके पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं होती। सो यू मस्ट हैव समथिंग अल्टरनेटिव, आपके पास अल्टरनेटिव प्लान्स जो हैं वो होने चाहिए। दीज अल्टरनेटिव प्लान्स जो है दीज आर कॉल्ड कंटीजेंसी प्लान्स कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो है कोई ना कोई सोल्यूशंस होने चाहिए। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑडिटिंग प्रिंसिपल एंड द एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द 21st सेंचुरी चैलेंजेस इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें जो हमने एक बात की थी वो हमने कहा था प्राइवेसी इशू का कि जो आपके पास स्ट्रेटजीज हैं जो आप बनाते हैं, ठीक है, वो जो है आपके कंपटीटर्स जो हैं उनके ऊपर आपकी जो है बहुत ज़्यादा नज़र होती है उन स्ट्रेटजीज के ऊपर। और अगर आपकी वो स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम योर कंपटीटर्स तो वो हेल्प कर सकती है आपको मार्केट के अंदर जो है वो कम्पिटिटिव एडवांटेज देने में। दैट्स वाई कि उन स्ट्रेटजीज जो बनाई जा रही हैं उनकी जो प्राइवेसी है वो भी एक कंसर्न है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, ठीक है, जो कि आजकल 21st सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू वेरी मच। हमारा कोर्स जो है यहाँ पर एंड होता है। हमने आज जो है वो रिवीजन की अपने 30th लेक्चर तक, हमने 17 से लेकर 30 लेक्चर आज कवर किए थे और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने पास जो है वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 17 तक कवर किए थे। आई होप के आपको इस कोर्स में जो है वो फैसिलिटेशन मिली होगी, आपके ट्यूटर्स ने प्रॉपरली आपसे कोऑपरेट किया होगा और आपके जो क्विज़ेस हैं, आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो अच्छे होंगे। एंड आई विश यू गुड लक for your future final examination, not only this subject but in all the other subjects. Thank you very much. Have a safe life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.